गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो तुमको मिलेगी डिबेट। ये सोशल मीडिया पर आज सुबह जब से बजट अनाउंस हुआ है तब से यही कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए ज्यादा कुछ रखा ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ठीक इसकी उल्टी थी। ये एक्सपेक्टेड था कि मिडिल क्लास को इस बजट में बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ये कहे जा रही है कि हमारा जो बजट है वो 4 सेक्शंस को मेजरली फोकस करके बनाया गया है। उसमें सबसे पहला है बताती है मिडिल क्लास, उसके बाद ये बताती है अन्नदाता मतलब फार्मर्स, फिर ये बताती है जो गरीब हैं और जो यूथ हैं। इनको फोकस करके हमने बजट बनाया है, लेकिन यही एक तरीके से सरकाजम बन चुका है अब इन्हीं के ऊपर, और लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। व्हाट डिड शी ईट? शी एट द मिडिल क्लास। ऑपोजिशन वाले उल्टा लगे हुए हैं कि ये तो कांग्रेस मैनिफेस्टो जो है उसी का कॉपी है। दैट इज फाइन, बट हाँ ये कहा जा रहा है कि जब इन्होंने ये सारी चीजें अनाउंस की बजट में तब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आ रहे थे, लेकिन सबको इग्नोर करते हुए शी केप्ट ऑन अनाउंसिंग। मतलब वो चिल्लाते रह जाएंगे, बाद में एनीवेज फ्रस्ट्रेट होकर सो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि मिडिल क्लास शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों आखिर ये गुस्सा है? क्या मेजर प्रोविजंस है बजट के? क्या मेजर कंट्रोवर्सीज हैं जो अराइज हुई हैं? मेजर चीजें क्या हैं? आज हम इसको देखेंगे और ये हमारा ओवरव्यू रहेगा। इंट्रोडक्शन है कि टैक्स के रिफॉर्म्स जो हैं, टैक्स स्लैब्स की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, एमएसएमईज पर कुछ डिस्कशन करेंगे, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रायोरिटी, ये सारी चीजों पर हम आज डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अनअकैडमी अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, हम ऑफलाइन भी उतर चुके हैं। आप चेकआउट कर सकते हो। करोल बाग सेंटर में आपको इंग्लिश की पूरी फाउंडेशन की कोचिंग मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। साथ साथ करंट अफेयर्स, सीसैट, ऐसे सबकी तैयारी हो जाएगी। इनफैक्ट इन टीचर्स के नाम आपने सुने होंगे, इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, सारे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं। आप 30 जुलाई से इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। सेम ऐसे ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मुखर्जी नगर वाला ओपन हो रहा है बैच, और इसकी डेट 29 जुलाई है, जिस पर काफी सारा हेवी डिस्काउंट भी है, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए डिस्काउंट रहेगा, तो इसको भी आप ऑफलाइन सेंटर पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। दिस इज अ गुड ऑप्शन, तो इसको भी आप देख सकते हो। अलग अलग टीचर्स जो हैं वो आपके सामने। ऐसे ही सेम प्रयागराज में एक और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों के लिए ऑप्शंस हैं, तो प्रयागराज वाला ऑप्शन भी आप चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है, और इन टीचर्स को आप देख सकते हो। अब इसके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए तीनों सेंटर्स के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, तो आप इन लिंक्स को जरूर क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिक काफी सारे फीचर्स आप देख सकते हो इन कोर्सेज से रिलेटेड। करंट अफेयर्स है ही ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड, क्योंकि बेसिक के साथ करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तभी यूपीएससी निकलेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। बिना प्रैक्टिस के अगर आप जाओगे एग्जाम में, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के, प्रीलिम्स के टेस्ट सॉल्व किए, तो अगेन दैट इज नॉट रिलेवेंट। तो यहाँ पर आपको इन्हीं कोर्सेज के साथ साथ ये फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। साथ साथ जीएस के सारे सब्जेक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे मेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ ही, तो आपकी ऐसे तैयारी अच्छी हो जाएगी। साथ साथ आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगी, चाहे कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि मेंटरशिप आज के टाइम में गाइडेंस बहुत जरूरी होती है और वन ऑन वन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में चेकआउट करना है, या फिर ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। एक बार अगर आप ये टैक्स स्लैब्स देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो टैक्सेशन रिजीम है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ज्यादातर कंट्रीज का प्रोग्रेसिव ही होता है। हम अमीरों से ज्यादा टैक्स लेते हैं और गरीबों से कम लेते हैं। नेचुरल सी बात है, गरीब कम कमा रहा है, उसके पास स्पेंडिंग के लिए कम है। अगर उससे उतना ही ले लोगे जितने अमीरों से ले लोगे, तो वो रिग्रेसिव टैक्सेशन रिजीम हो जाती है, और वो इनडायरेक्ट टैक्स में जनरली होती है। डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव रिजीम चलती है। अब यहाँ जैसे जैसे स्लैब बढ़ती जाती है आपकी इनकम की, वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। अगर आप 3 लाख से कम एनुअल इनकम रखते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर उससे ज्यादा है, मान लो आपकी 5 लाख की इनकम है, तो 3 लाख तक आप कोई टैक्स नहीं दोगे। 3 से 5 लाख, जो बाकी का 2 लाख बचा है, उस पर आप 5% टैक्स पे करोगे। ये आपका इस टाइप से प्रोग्रेसिवली चलता जाता है। पहले यहाँ 5% का स्लैब 6 लाख पर क्लोज होता था, लेकिन अब यही 5% का स्लैब जो है 7 लाख समथिंग पर क्लोज हो रहा है। 10% का स्लैब 10 लाख पर क्लोज हो रहा है। और साथ साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अनाउंस किया था। वो क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट एक अमाउंट फिक्स कर देती है कि
ये आपकी पूरी इनकम जितनी भी होगी उसमें इस अमाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता होगा। पहले ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था ये 50,000 रुपए का था, मतलब ठीक है आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, लेकिन उसके बाद 50,000 और तक आपको 0% टैक्स रेट रहेगा, कोई आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दिस वाज स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो इसमें भी कुछ छूट मिलेगी। और इस चेंजेस से निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि जिसकी 10 लाख तक की इनकम है पर ईयर की, स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये चीज मिलाकर लगभग 17,000 समथिंग की सेविंग हो जाएगी उस पर्सन की सालाना। बट ये अनइम्प्रेसिव है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके कंपैरिजन में जो मिला है मिडिल क्लास को वो काफी कम है। आप देखो पुअर तो यहाँ पे टैक्स स्लैब से ही बाहर है तो पुअर को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट मिडिल क्लास के लिए ज्यादा एग्जेम्पशंस दिखाई नहीं दे रहे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पर टैक्सेशंस को थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर आप मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो गरीब तो बेचारा इन्वेस्ट करता ही नहीं होगा इक्विटी में, शेयर मार्केट में, ये तो आप समझ रहे हो। मिडिल क्लास एक रिटेल इन्वेस्टर होता है जो छोटी छोटी चीजों पर इन्वेस्ट करता है, और अमीर भी इन्वेस्ट करता है। अब देखो अमीर को इतना फर्क पड़ता नहीं है, बट गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसमें एक खेल खेला है। क्या खेल खेला है? देखो जब भी आपके पास कोई कैपिटल होता है, मतलब आपके पास कोई इक्विटी है, कोई शेयर है, आपने मान लो आज उसको खरीदा, तो हो सकता है आप उसको 5 साल बाद बेचो, तो जो उस पर आपका प्रॉफिट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, लॉन्ग टर्म में जो आपने उस कैपिटल से गेन किया, राइट। अब जनरली जो भी इक्विटी होती है अगर आप उसको 2 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ही हो जाता है। यहां गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ना, इस पर टैक्सेशन का रेट हम बढ़ा रहे हैं। पहले 10% था, अब हम इसको 12.5% कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसी इक्विटीज होती है जो आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो जो STCGT है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं 15% से 20% तक। अब ध्यान से देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ज्यादा कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट आप ज्यादा कमा लेते हो तो ये 5% कोई शॉर्ट टर्म में कमाने वाला एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाला कौन है? ये मिडिल क्लास होता है। ये हो सकता है आपका कोई एल्डरली एजेड पर्सन हो, जो अपनी हो सकता है कि अपनी दुनिया जो लाइफ टर्म की सेविंग्स हो उसमें से कुछ इन्वेस्ट कर रहा हो, राइट। तो ये 2.5% बड़ा भारी पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सारे टैक्सेशन और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी कुछ बढ़ाकर गवर्नमेंट को 37,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट उसको अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे इस बार एग्रीकल्चर में अच्छा खासा एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। अभी इलेक्शंस खत्म हो गए, उसके बावजूद एग्रीकल्चर में अलोकेशन अच्छा मिला है। तो इसके लिए लोग नाराज हैं कि देखो यहाँ टैक्स आप ले रहे हो मिडिल क्लास से और वहां दे किसको रहे हो? आप गरीब को दे रहे हो। ऑल्दो एग्रीकल्चर में ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, ऑलरेडी काफी सारा सब्सिडीज गरीब को मिलती है वहां पर। तो ये एक प्रॉब्लम है। लोग एक और चीज हाईलाइट कर रहे हैं, मान लो कि आप एक फार्मर हो, एक प्लांटेशन फार्मर हो और आप स्ट्रॉबेरी उगाते हो, और मान लो आपकी साल भर की इनकम 10 लाख हो जाती है। क्या इसमें से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा? और देना होगा तो कितना देना होगा? आप कमेंट सेक्शन में भी इस चीज को बताना। और वही मान लो कि आप मुंबई में काम करते हो, मुंबई या दिल्ली में, और आप 10 लाख रुपए कमाते हो, आपको क्या लगता है किसको टैक्स देना पड़ता होगा? देखो फार्मर्स के लिए मोस्टली सारे स्टेट्स में एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअली टैक्सेबल है ही नहीं, तो फार्मर को टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। बेचारा टैक्स कौन देगा? उतना ही रेट में जो कमा रहा है मिडिल क्लास किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, कहीं पर कोई भी नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन करके, उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप समझ रहे हो, दैट्स व्हाई पीपल आर सो एंग्री। हालांकि ये बजट बहुत हिस्टोरिक था, 7वां निर्मला सीतारमन जी का कॉन्जिक्यूटिव बजट स्पीच था। 5 पहले पिछले कुछ साल के, इस साल 2, एक इंटरिम स्पीच का और एक अभी ये वाला बजट जुलाई 2024 का। और इसके पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली लगातार बजट स्पीचेस दिए थे। लेकिन इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के बावजूद यहाँ ये जो एंगर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो इसको आप समझ सकते हो। साथ साथ जो दूसरी ऐसी अनाउंसमेंट्स की गई हैं वो इनफ नहीं है। जैसे यहाँ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ठीक है कस्टम ड्यूटी को हम रिलैक्स कर देंगे। देश में सोना आता है, अब सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटीज बहुत लगती है, बॉर्डर पर चार्जेस लग जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम इनको थोड़ा सा कट कर देंगे। इससे होगा क्या? जो बेचारा मिडिल क्लास गोल्ड और सिल्वर मंगा रहा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का फायदा नहीं है,
इसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट का भी बेनिफिट हो, क्योंकि हो सकता है ज्यादा इंपोर्ट हो तो गवर्नमेंट को ड्यूटीज के टर्म्स में कस्टम ड्यूटी से ज्यादा मिल जाए। ऐसे ही आप देखो रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स तो हर कोई यूज कर रहा है ना, तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि इससे भी कुछ खास सब्सटैंशियल नहीं मिला, हालांकि फिर भी ठीक है, बट सब्सटैंशियली कुछ यहाँ पर प्रोविजन नहीं हो रहा है। और एक यहाँ पर देखिए कस्टम ड्यूटी डिडक्शंस एक्सटेंड किए गए अदर गुड्स के लिए भी, ठीक है, बट एग्जैक्टली कितने किए गए वो स्पेसिफिसिटी नहीं है फिलहाल, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हैं, बट आप देखोगे ज्यादातर अनाउंसमेंट्स मिडिल क्लास के परव्यू से बाहर है। जैसे केपेक्स पर बात होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए होता है और वो सबको फायदा देता है, चाहे पुअर हो, मिडिल क्लास हो, रिच हो, और केपेक्स आपके इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आप कैपिटल पर इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप पूंजी डेवलप नहीं कर रहे हो, कैपिटल डेवलप नहीं कर रहे हो, रोड्स नहीं बना रहे हो, रेलवेज नहीं बना रहे हो, एयरपोर्ट्स नहीं बना रहे हो, ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, देन इट्स फ्यूटाइल ना, इट्स वेस्ट। क्यों? क्योंकि तब आपका ज्यादातर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में है। अब ज्यादातर आपका खर्चा हो रहा है जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जैसे सब्सिडी दे देना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगेन इससे इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कैपेक्स मोस्टली यहाँ पर अनचेंज्ड है, 11 लाख करोड़ के आसपास है, जो इंटरिम बजट में भी उतना ही था। इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट है, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, ये सारे बनाना, इनफैक्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे स्कूल्स बनाना, जैसे हॉस्पिटल बनाना, लेकिन इसमें भी आप देखो इसका लगभग 3.4% ऑफ जीडीपी पर ये प्रोजेक्टेड है, तो इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ खास यहाँ पर कंसेशन नहीं दिख रहा है। अब एक यूथ की डिबेट है, इसको आप मिडिल क्लास से कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा यूथ के लिए यहाँ पर 5-5 स्कीम्स आई है और वो भी ये लगभग 4.1 करोड़ यूथ को इम्पैक्ट करेंगे, और इसमें आप देखो लगभग सेंट्रल आउटले 2 लाख करोड़ का आएगा। इनफैक्ट ये ऑपोजिशन के मैनिफेस्टो से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, क्योंकि ऑपोजिशन का मैनिफेस्टो भी ऐसी कुछ बात कर रहा था, तो उसी को लगता है कि यहाँ पर ले लिया कि इंटर्नशिप स्कीम में हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और लेकिन अब आप यहाँ देखो कि इसके पहले क्या यूथ के लिए स्कीम्स नहीं थी, स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, अलग अलग स्कीम्स हैं, लेकिन वही बात है कि इंटर्नशिप से कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता ना। इंटर्नशिप में आपको भी पता है कितना कम स्टाइपेंड मिलता है, 10,000, 15,000, 20,000, अगेन दैट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और ये डायरेक्टली किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली ये कोई कंसेशन नहीं दे रहा है किसी सेक्शन को, तो अगेन मिडिल क्लास को यहाँ से उतना कुछ खास नहीं मिलेगा। विमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, यहाँ पे आप देखो वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में फोकस किया है कि हम वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, उनकी स्किल्स पर ध्यान देंगे, एम्प्लॉयबिलिटी पर ध्यान देंगे, बट अगेन दिस इज लॉन्ग टर्म, और यहाँ भी गवर्नमेंट का फोकस प्राइमरली जो रूरल सेक्टर, रूरल जो आपका सेगमेंट है वहां पर, एग्रीकल्चर सेगमेंट है वहां पर फोकस ज्यादा रहता है। तो अगेन ये भी एक मेजर आपके लिए कोई कंसेशन नहीं है, या कोई मेजर ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसी सेक्शन को थोड़ा सा उनकी जो इमोशंस है उसको प्लेकेट कर पाता है या कम कर पाता है या बैलेंस कर पाता है, वैसा कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मेजर यहाँ पर कुछ कंसर्न्स रहे हैं। अब जैसे एमएसएमईज की बात करें, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हमारी अर्थव्यवस्था में जो इंटरप्राइजेस है वो एमएसएमईज ही है, वो छोटे स्केल के हैं या तो माइक्रो स्केल के हैं या तो मीडियम स्केल के हैं। अब इनको प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल फोकस की बात की जा रही है, जैसे क्रेडिट गारंटी, कि ठीक है भैया तुम्हें लोन दे देंगे, अब लोन मान लो तुम वापस नहीं कर पाए और बैंक को ये डर है इस टाइप का, तो बैंक को गारंटी दे देगी गवर्नमेंट कि नहीं नहीं, अगर ये इंसान लोन वापस नहीं करेगा जो इंटरप्राइज सेटअप कर रखा है एमएसएमई, तो हम वापस कर देंगे, गवर्नमेंट वापस कर देगी, ये गारंटी मिल जाएगी क्रेडिट पर। तो इसके लिए एमएसएमईज को एग्जेम्पशन दिया है, बट अगेन ये इंडस्ट्रियलिस्ट साइड पर है, इसको आप देख पा रहे होगे डायरेक्टली जो हमारी इंडिया की मिडिल क्लास है एंड दैट टू जो डायरेक्ट टैक्सेस को पे करती है, उसको यहाँ पर कोई इससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अगेन इसकी वजह से आप देखो सेम यहाँ पर हम जो पॉइंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वही एस्टैब्लिश हो रहा है। ऐसे ही आप देखो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या और आपके ऐसे इंटरप्राइजेस पर फोकस है, जैसे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जनरली उन बैंक्स को सपोर्ट करता है अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स फुलफिल करने में जो अर्बन एरियाज के बैंक्स होते हैं, जैसे आपके अलग अलग अर्बन एरियाज के आईसीसीआई, एचडीएफसी, वैसे ये तो रूरल एरियाज में भी है, बट हाँ जो बैंक्स अर्बन एरियाज में सेटअप होते हैं या फिर फॉरेन बैंक्स हुए उनको ये सपोर्ट करता है, और सिडबी का रोल एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए भी काफी होता है। तो अब कहा जा रहा है कि सिडबी की नई ऐसी ब्रांचेस खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि एमएसएमईज को, मैन्युफैक्चरर्स को, इनफैक्ट जो एग्रीकल्चरलिस्ट को जो आगे सपोर्ट मिला है, मुद्रा लोन में जो सपोर्ट मिलेगा, अब मुद्रा लोन आपको पता है ये नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस के लिए सपोर्ट देते हैं, लोन देते हैं,
मतलब एक एजेंसी रहेगी, अब वो एजेंसी बैंकों को लोन देगी और बैंक या फिर इस टाइप की एजेंसीज इन रिटर्न किसी नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस को लोन देगी। मान लो मुझे पापड़ बनाने की कुछ यूनिट बनानी है, तो मुझे लोन डायरेक्टली सरकार नहीं दे रही है, सरकार एक बैंक को लोन दे रही है, बैंक मुझे इन रिटर्न लोन दे रही है। तो रीफाइनेंसिंग होती है यहां मुद्रा स्कीम में, इसलिए इसको माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी कहा जाता है। अब यहां पर बोरोइंग लिमिट बढ़ा देंगे, पहले 10 लाख तक की थी, अब ऐसे जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उसके लिए 20 लाख तक की बोरोइंग मिल सकती है। तो कोई बात नहीं भैया, अच्छी बात है, लेकिन ये किसको सपोर्ट करेगा? हो सकता है मिडिल क्लास को करे, हो सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट को करे, लेकिन किटी कहां से आ रही है? जो आप मिडिल क्लास के लिए टैक्सेशन हेरफेर कर रहे हो, जो आप एलटीसीजी एसटीसीजी लगा रहे हो, जिस पर बढ़ा रहे हो, उसके थ्रू आपके पास ये फंड आ रहे हैं इतना सब कुछ करने के लिए। ये कंसर्न है, यहां से चीजें एग्रीवेट हो रही है। हायर एजुकेशन में भी देख लो, हायर एजुकेशन में लोन्स आपको मिल सकते हैं 10 लाख रुपए तक के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में। ये किसको फायदा देगा? अगेन ये पुअर लोगों को फायदा देगा, जो 10 लाख लोग के तक के लिए लोन के लिए बैंक्स की तरफ जनरली जाते हैं, और इससे हायर एजुकेशन ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी। ऑफ कोर्स हायर एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, बट क्या ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की कॉस्ट पर होनी चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। ये आज हम डिस्कस करने की कोशिश करें। यहाँ देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अगेन एक लैंडमार्क इनिशिएटिव था 2016 का, जिसमें जो भी इंसॉल्वेंसी होती है उसको पूरा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी। जो डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी ना, कि कंपनीज जो हैं अलग से वो सारी विजय माल्या टाइप बनी हुई हैं, कंपनीज के पास पैसा नहीं है अपना लोन वापस करने का, और बैंक्स की बैलेंस शीट अलग प्रॉब्लम है। तो इस एनपीए की प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमने पूरा एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बना दिया था। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसमें इंटीग्रेशन करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो इससे और बेटर होगा। हो सकता है कि इससे लोन्स और स्ट्रीमलाइन हो जाए, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इससे और कम हो जाए, इससे बैंक का पैसा और बच जाए। अब वैसे तो इससे लॉन्ग टर्म में मिडिल क्लास को भी फायदा होगा, क्योंकि मिडिल क्लास ही बैंकों का मेजर डिपॉजिटर होता है भारत में। बट अगेन क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए लोग परेशान हैं। एग्रीकल्चर में सेम देख लो, एग्रीकल्चर में जितने बेनिफिट्स जाते हैं वो जनरली मिडिल क्लास को कंसर्न नहीं करते, स्पेशली वो मिडिल क्लास जो रूरल एरियाज में नहीं रहती, तो इसके लिए भी कंसर्न है। यहाँ देखिए आप 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए अलोकेट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली लॉन्ग टर्म में, अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखो, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट में इनफैक्ट वाजपेयी जी भी कहते थे कि बिजली, पानी, सड़क, ये सारी चीजें देना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी गांव में ये चीजें दे देते हो, एक पानी पहुंचा दो, एक बिजली पहुंचा दो और तीसरा सड़क दे दो, तब ये एक्सपेक्टेड होता है कि उस एरिया का डेवलपमेंट, बाकी चीजें लोग खुद ब खुद करते जाएंगे। क्योंकि देखो सड़क आ गई तो स्कूल, हॉस्पिटल ये सब आ जाएंगे, फैक्ट्री आ जाएगी, बिजली आ गई तो इन सब के चलने के लिए ईजी हो जाएगा, पानी आ जाएगा तो बेसिक पानी की रिक्वायरमेंट चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे इंटरप्राइजेज हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हो, लोग हो, सबके लिए पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, और इसके ये तीनों एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, तो ये डेवलपमेंट से ही आएगा। ठीक है, तो अगेन वो गवर्नमेंट को बुलेट तो बाइट करनी थी, लेकिन किसके उससे बाइट हुई? वो मिडिल क्लास के पोर्शन से बाइट हो गई, ये एक प्रॉब्लम बन गई। और ऐसे ही आप देखो एग्रीकल्चर रिसर्च, अब रिसर्च एग्रीकल्चर में अगेन बहुत जरूरी है। कब तक आप लोगों को एमएसपी देते रहोगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते रहोगे गेहूं चावल पे? कभी तो आपको उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ रिसर्च आप करते हो अलग अलग क्रॉप्स में, और उससे क्रॉप की यील्ड बढ़ जाती है, उससे फार्मर की इनकम बढ़ जाती है, तो फाइनली फार्मर को आपको सब्सिडी के थ्रू सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा फिर। तो रिसर्च में बढ़ाना और सब्सिडी में कम करना कंपोनेंट अगेन बहुत जरूरी है। लेकिन बात वही है, जितना भी पैसा है इन सारी चीजों के लिए, आता किसकी किटी से है? मिडिल क्लास की किटी से। यहाँ एक और चीज ऐसे, रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस। यहाँ ये सबसे ज्यादा डाइसी इसलिए था क्योंकि आप जानते हो इस टाइम पर जो कोलिशन बढ़ा है उसमें पार्टनर्स कौन है? बिहार और आंध्रा के पॉलिटिशियंस। अब बिहार और आंध्रा के स्टेक होल्डर्स पार्टनर्स हैं, तो एक्सपेक्टेड ही था कि बजट में बिहार के लिए और आंध्रा के लिए स्पेशल एग्जेम्पशंस कुछ रहेंगे और स्पेशल प्रिविलेजेस रहेंगे। वो हमने देखा भी है, स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है आंध्रा को। चलो ठीक है, स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटस ना मिलकर सपोर्ट तो मिल ही गया इनको। 15,000 करोड़ का अगर इनको सपोर्ट मिल रहा है तो ये आंध्रा के लिए बहुत रिलीफ की बात है, क्योंकि कुछ साल से, जब से तेलंगाना बना है ना 2014 का, बॉस इनकी हालत बहुत खराब थी। और इनका हुआ ये कि हैदराबाद इनके हाथ से छूट गया। अब हैदराबाद चला गया और जो आंध्रा के रीजन्स हैं वो उतने ज्यादा नए डेवलप नहीं हो पाए। 3 जगहों पर कैपिटल बनाने की कंट्रोवर्सी इनको डुबो ले गई। तो इनके लिए तो अच्छा है,
लेकिन अगेन क्योंकि बाकी स्टेट्स जिन्होंने बीजेपी को जितवाया, जैसे एमपी में क्लीन स्वीप मिला बीजेपी को, लेकिन मिला क्या इन रिटर्न, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये स्टेट्स परेशान है कि भैया हमने भी तो सरकार को सपोर्ट किया ना, हमको क्यों नहीं रिवॉर्ड किए, आप इनको रिवॉर्ड कर रहे हो, इन पॉलिटिशियंस को अपने कोalition बचाने के लिए, लेकिन हमारा क्या, क्योंकि इन स्टेट्स को कुछ भी स्पेशल नहीं मिला है। यहाँ पे ऐसे ही देख लो, कुछ इकोनॉमिक आउटलुक की भी बात की है। इनफैक्ट निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि हम यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल में रखेंगे, और जैसा हमने पहले प्रॉमिस किया था, साल के एंड तक, अगले साल तक 4.5% तक फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा को कंट्रोल में करके रख लेंगे। तो ठीक है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना खर्चा कंट्रोल में रख रही है, इससे फायदा सबको होने वाला है लॉन्ग टर्म में। सरकार का डेट कम रहेगा तो फ्यूचर जनरेशन्स को उसका जो इंटरेस्ट है वो कम पे करना पड़ेगा, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन फायदे में रहेगी और सरकार भी बेनिफिट में रहेगी, सरकार की रेटिंग भी अच्छी रहेगी, इंडियन गवर्नमेंट को बाहर से लोन भी इसकी वजह से इजीली मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देखो कहीं ना कहीं है पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि एक सर्टेन सेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा और वो उनको नहीं मिल पाया, इसलिए ये बजट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच पीपल, कीप स्टडिंग। धन्यवाद।